नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक रियल कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कैसे एक लड़की ने दूसरी लड़की के प्यार में अपने माता पिता को मार दिया। 28 मई 2015 की ये बात है। दोपहर के 2:35 के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक अदालत के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज बैठे हुए थे। नाम उनका R.K. गौतम होता है और सामने कटघरे में दो खूबसूरत लड़कियां खड़ी हुई थी। उन लड़कियों की तरफ देखा जाता है, साथ ही देखा यह भी जाता है क्योंकि अदालत खचाखच भरी हुई थी। प्रेस मीडिया की नज़र बनी हुई थी। अदालत के बाहर भी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार जज साहब का फैसला क्या होगा। जज साहब ने जैसे ही लड़कियों को देखा और देखने के बाद कहा कि इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। उम्र कैद की सज़ा सुनने के बाद वह लड़कियां एकदम शांत थी, खामोश थी, लेकिन अपनी तरफ से कुछ ऐसी बात नहीं थी। तभी एक लड़की ने दूसरी लड़की की तरफ कोई एक कोहनी सी मारी, उसे इशारा किया। वो इशारा करते हुए जब इशारा किया जाता है तब वो जज साहब की तरफ हाथ जोड़ के कहती हैं कि माय लॉर्ड, आपने एक इल्तजा है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमें एक ही जेल में रखा जाए, हमें एक ही बैरक में रखा जाए। इतनी बात सुनने के बाद जज साहब ने जो फैसला दे दिया था तो उसको दे दिया था। वह कोई टिप्पणी नहीं करते थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। जो बात उन्होंने अदालत में जज साहब के सामने बोली थी वही बात जाकर उन्होंने जेलर साहब के सामने बोली, लेकिन उनकी बात का किसी ने भी नहीं सुना, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पहली रात थी और यह रात बहुत दिनों के बाद ऐसी आती है जब ये दोनों लड़कियां एक दूसरे से अलग थी। बस ये रात काटना भारी पड़ जाती है। अगला दिन निकलता है और इन दोनों लड़कियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा इस कदर करती हैं, इस कदर किया जाता है, जेल प्रशासन भी इसके आगे झुक जाते हैं और आखिरकार इनकी मांगों को मान लिया जाता है। अब दोनों लड़कियां एक ही जेल के अंदर थी और एक ही बैरक के अंदर थी। वहां पर वह सोती साथ, बात भी साथ साथ करती, खाती भी साथ साथ, और इसके अंदर भी जो सरसाई थी वो चारों तरफ फैल जाती। बाकी जो महिला कैदी होती है वो भी इनकी आवाज़ें सुन के रात को बड़ा आश्चर्य फील करती हैं। आज की कहानी इन दो ऐसी सहेलियों की है जिन्होंने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। यह कहानी वाकई बहुत ज़्यादा उच्च दौर से चर्चाओं में रही थी। यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का एक थाना लगता है मेडिकल थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है जिसका नाम प्रेम प्रयाग की ये बात है। संतोष नाम की एक महिला जिसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास होती है, उन्हीं की छोटी बहन जिसका नाम मंजू लता होता है। मंजू लता अपनी बड़ी बहन संतोष को बार बार फोन कर रही थी लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह से ही वह ट्राई कर रही थी और तारीख थी 11 नवंबर 2008। लगभग सुबह के 6 बजे थे, फोन स्विच ऑफ था। यह मंजू लता थोड़ी परेशान हो जाती है। 10 या 15 मिनट का इंतजार करती है। उसके बाद फिर से फोन लगाया जाता है, फोन स्विच ऑफ आता है। जब फोन स्विच ऑफ आता है बहन का, तब उन्होंने अपने जीजाजी को यानी कि प्रेमवीर सिंह को फोन लगाया और प्रेमवीर सिंह को फोन लगाने के बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश की। जो बहन के साथ था वही जीजा के साथ था, यानी कि बहन का भी नंबर बंद था और जीजा का भी नंबर बंद था। जीजा की उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है, जो कि रिटायर्ड होते हैं पावर कॉरपोरेशन से जेई के पद, और उनका भी नंबर जब नहीं मिल पाता है तो बहन बार बार ट्राई कर रही थी। तब अपने भांजे को फ़ोन किया। भांजा कहता है कि परेशान क्यों होती हो, कुछ देर के बाद ट्राई कर लेना, हो सकता है कि उसकी बैटरी ख़त्म हो गई हो। इस तरह की बात थी, लेकिन बहन थी कि उसको तसल्ली नहीं हो रही थी और देखते ही देखते वो घर आती है। जब घर आती है तो मुख्य द्वार जो था उसका ताला लगा हुआ था और घर से किसी की भी तरह की कोई आहट नहीं थी। इसी बीच में आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि क्या तुमने मेरे बहन और जीजा को देखा है। वो कहते हैं कि रात को ही तो ठीक ठाक थे, आराम से सोए हुए थे, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो बताती हैं कि मुख्य द्वार का ताला लगा हुआ। आखिरकार उसने उस समय मुख्य द्वार से जब झांकने की कोशिश की तो अंदर के दरवाजे खुले हुए थे। यही से उसे कुछ शक हुआ। उसने आसपास के लोगों से मंजू लता मदद मांगती हैं और जब मदद मांगी जाती है तो मुख्य द्वार का जो ताला लगा हुआ था उसको तोड़ दिया जाता है। जैसे ताला तोड़ा जाता है उसके बाद जो आसपास के लोग थे मंजू लता के साथ घर के अंदर प्रवेश करते हैं। एक कमरे में उसकी बहन है जो कि मरी हुई पड़ी है और एक कमरे में उसके जीजा है, वह भी मरे हुए पड़े हैं, लेकिन वह खून से लथपथ थे। ऐसा लग रहा था
उन्हें बार बार मारने की कोशिश की गई है। इसी बीच में से जो घर को देखा जाता है तो लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी ने डकैती डाली है, और डकैती के दौरान में एक नहीं बल्कि 2 हत्याएं हो गई है। इस बात की सूचना दी अब पुलिस को दी जाती है, और जैसे ही पुलिस की सूचना मिलती है, एसएसपी रघुवीर लाल और साथ में एसएसपी सिटी राकेश कुमार जोली मौके पर सूचना पाकर पहुंच जाते हैं पूरी टीम के साथ, और इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। आसपास के लोगों से पूछा जाता है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। घर के फैले हुए सामान को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि जैसे घर में लूट या डकैती का प्रयास किया गया है। इसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया था। अब देखते ही देखते पूरे मेरठ के लोगों के पास ये खबर फैल जाती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मांजरा क्या है। इसके बाद एसपी सिटी की नज़र पड़ती है घर के बंधे हुए कुत्ते पर। कुत्ते को देखते कुत्ता पूरी तरह से शांत था, कोई आवाज़ नहीं थी, कुछ नहीं था। उनका दिमाग यही से घूम जाता है और कहते हैं कि घर के अंदर कुत्ता है, डकैती पड़ी है, उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई आहट नहीं, कोई किसी ने सुना नहीं। आसपास के लोगों से पूछते हैं क्या रात में कुत्ता भौंका था, क्योंकि कुत्ते को किसी भी तरह की कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, कोई चोट नहीं पहुंचाई गई है और ना ही वह भौंकने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में पूछा जाता है कि इस घर में कौन कौन सदस्य रहते हैं। माँ बाप, इसके अलावा उनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटी का नाम जिसका प्रियंका सिंह है, एक बेटा है जिसका नाम गौरव सिंह है। गौरव सिंह भी यहाँ से बाहर रहता है और प्रियंका सिंह भी बाहर रहती है। लेकिन जैसे ही इन दोनों बालकों को ये घटना की सूचना दी जाती है तो बेटी के पास तक सूचना नहीं पहुँच पाती, लेकिन बेटे के पास जब सूचना पहुँचती है तो बेटे का आकर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अपने पिता और अपनी माँ को इस स्थिति और परिस्थितियों को देखने के बाद आखिरकार बेटी का इंतजार किया जा रहा था। यह घटना 11 नवंबर को पता चलती है। 12 नवंबर, 13 नवंबर, इस तरह से लगातार एक के बाद एक दिन बीत रहे। तभी एसएसपी और एसपी सिटी एक फैसला लिया कि जो बेटी है प्रियंका सिंह, दरअसल उसके मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाए, उसके लोकेशन देखी जाए कि ये आखिरकार है तो है क्या इसके पास वाकई इसके माँ बाप के मरने की सूचना नहीं पहुँच रही है या फिर यह यहाँ पर आना नहीं चाहती है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, सीडीआर आती है, लोकेशन आती है, तो उससे ये पता चलता है कि जिस रात ये घटना हुई थी 10 नवंबर 2008 की रात, लड़की तो घर के आसपास ही इसी इलाके में उसी नेटवर्क के क्षेत्र में घूम रही थी, और यह अभी भी मेरठ के अंदर ही है। मेरठ में एक इलाका लगता है सीपी नगर के इलाके में ही ये वह देखी जाती है। इसी बीच में पुलिस सक्रिय होती है और इस लड़की यानी कि प्रियंका सिंह को अपनी हिरासत में लेने के लिए, उसे पूछताछ करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। पुलिस को लगता है कि अगर हम वहां पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है वो लड़की देखकर भाग सकती हैं। इसी बीच में पुलिस ने वेश बदला और उन्होंने एक ठेले वाले यानी कि जो सब्जी वाला होता है, सब्जी वाले का रूप धारण करने के बाद उसी घर के ठीक सामने खड़ी हो जाती हैं जहाँ पर वो लड़की थी प्रियंका सिंह। आखिरकार प्रियंका सिंह जैसे ही घर के बाहर निकलते तभी प्रियंका सिंह को दबोच लिया जाता है और उसके बाद फिर उसे थाने लाया जाता है। ये तारीख थी 16 नवंबर 2008। उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो एकदम खामोश थी, चुप थी, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसके साथ साथ उसकी एक सहेली होती है, उस सहेली को भी थाने में लाया जाता है। पूरी रात उस प्रियंका सिंह से बातचीत की जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रियंका सिंह के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। इसी बीच में एसपी सिटी उस लड़की के पास जाते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह दिखाई देती हो, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह लगती हो। जैसे ही ये बात एसपी सिटी से कही, उस लड़की ने फक फक कर रोना शुरू कर दिया, और जब रोना शुरू किया तो उसके बाद एक कहानी सी थी जो लोगों के सामने आती है, जो लोग तो असर डालते हैं, बल्कि यह मेरठ ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ इस तक उस दौर के अखबार में ये सब प्रकाशित होती हैं। हर कोई ये बात सुनकर हैरान था, परेशान था। दरअसल प्रियंका सिंह का नाम की जो लड़की थी उसकी स्कूलिंग मेरठ के आसपास के स्कूलों में हुई थी। उसके बाद उसने साल 2002 में इंडियन स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया था, और ग्रेजुएशन करने के बाद उसने अपने माता पिता से इच्छा जाहिर की थी कि मम्मी पापा मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। परिवार ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मॉडलिंग करना चाहती हो तो मॉडलिंग करो। मेरठ में ही एक ऐसा कंपटीशन हो रहा है और उस कंपटीशन में वह लड़की हिस्सा लेती है और साल 2005 में
मेरिट के खिताब से नवाजी जाती है। अखबारों में खबर प्रकाशित होती हैं, घर घर पर बधाइयाँ आती है। माँ और बाप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी इसी बीच में उसने अपने माँ और बाप से कहा कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे साउथ दिल्ली में एडमिशन लेना है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं वहाँ चली जाऊँ। माँ बाप ने ऐसी बात सुनी। उन्होंने कहा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, तुम जा सकती हो। वह बेटी साउथ दिल्ली में एक स्कूल लगता है, पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन, वहाँ पर जाकर एडमिशन लेती है। और एडमिशन लेने के बाद माता पिता पूछ रहे थे कि बेटा तुम वहाँ कहाँ रहोगी। उसने कहा, पापा अब ज़माना बहुत बदल चुका है, मैं वहाँ पर किसी भी ऐसी गेस्ट हाउस में या कहीं ऐसी जगह रह लूँगी जहाँ पर लड़कियों का हॉस्टल होता है, उस हॉस्टल में रह लूँगी। माँ बाप भी परमिशन दे देते, अपनी बेटी कहाँ रुक रही है वो देखते भी हैं। और घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जिस हॉस्टल में वो रहती थी, उस हॉस्टल में उसकी एक रूम पार्टनर बनती है और उस रूम पार्टनर का नाम होता है अंजू। अंजू जो कि उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के थाना रजबपुर का गांव शहबाजपुर लगता है, वो वहाँ की रहने वाली होती है। दोनों एक दूसरे से शुरुआत में इतनी ज़्यादा गुली मिली नहीं थी, लेकिन एक दिन के बाद ये प्रियंका सिंह अपने कमरे में नहीं आ जाती है, थोड़ा देर हो जाती है। इसी बात को देखते हुए अंजू को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, परेशान होती है, बार बार फ़ोन करने की कोशिश कर रही तो अंजू का फ़ोन न सुई रिसीव हो रहा था और ना ही प्रियंका सिंह उससे बातचीत करना चाह रही थी। और जैसे ही रात 8 या 8:30 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, प्रियंका सिंह जैसे ही कमरे में आती है, अंजू उस पर भड़क जाती है, गुस्सा करती है, कहती है कि जब से तुम यहाँ नहीं आई हो, तुमने बातचीत नहीं हो रही है, मेरी जान निकल रही, तुम आखिरकार कहाँ चली गई थी। इस तरह की बात जब करने लगती है तो प्रियंका सिंह को यह बात बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना है जो इतने अपनेपन से बातचीत कर रहा है। कुछ दिन बीत जाते और अंजू होती है वह बीमार हो जाती है। अंजू इतना बीमार होती है कि खाट से उठ पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसी बीच में प्रियंका सिंह ने उसका ख्याल रखा, उसका खाना हो, उसका नहलाना, उसके कपड़े बदलना, ये सारा काम ऐसे ही कर जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा खास हो। और इसी बीच में इन दोनों में इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है कि अंदाज़ा ही नहीं था कि वो एक दूसरे को आई लव यू भी बोल देते हैं, यानी कि एक दूसरे को वो प्यार कर बैठते हैं। अब साथ खाना होता है, साथ रहना होता है, मौका मिलता है तो साथ सोते भी हैं और जैसे पति और पत्नी होते हैं इस तरह से वो रहते हैं। उन्हें खुद नहीं अंदाज़ा नहीं था कि ये अचानक से कैसे हो गया। इतने ज़्यादा उनके रिश्ते करीब हो जाते हैं, लेकिन उनकी शादी की उम्र भी हो रही थी। इसी बीच वो कहते हैं कि हम लोगों को शादी हो जाएगी तो हम कैसे रहेंगे, समाज परिवार इस बात को इजाज़त नहीं देगा। तभी जो अंजू होती है उसके दिमाग में एक खुराफाती ख्याल आता है। वो कहती है कि 5 साल छोटा मेरा भाई है, मैं तुम्हें उसका नंबर देती हूँ और तुम उससे बातचीत करना शुरू करे, यानी कि उससे बातचीत करके उसे प्रेम के जाल में फंसाओ। उसने अपने ही सगे भाई जिसका नाम अजेंद्र होता है, अजेंद्र को वो बातचीत में ऐसा उलझाती हैं लड़की प्रियंका सिंह की उससे प्यार मोहब्बत कर बैठती है। और प्यार मोहब्बत का नाटक ही था, कुल मिलाकर इनकी बातचीत का सिलसिला शुरू था। इसी बीच में उसने बातचीत करना बंद कर दिया और जैसे ही बातचीत करना बंद किया वो अजेंद्र को ये बात बहुत ज़्यादा अटपटी लगती है, परेशान करती है। अजेंद्र ने बातचीत करने की कोशिश की, तब प्रियंका सिंह ने कहा, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम तो मुझे सिर्फ ऐसी बात करने के लिए बात करते हो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तब अजेंद्र ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बात अगर कुछ भी करने की है तो उससे कहा कि तुम उसे शादी कर लो, यानी कि कोर्ट मैरिज कर लो। बस इतना कहना था कि अजेंद्र ने उसे कोर्ट मैरिज कर ली। और कोर्ट मैरिज का मतलब यही था कि अजेंद्र घर से बाहर रहता था, ये दोनों लड़कियां आराम से अमरोहा रह सकती थी और यही उन्होंने सोचा था और यही सोचकर उन्होंने शादी की थी। और ऐसे जब जब कर चल रहा था तब इस रिश्ते को लेकर जो ये अंजू होती है ना, उनके परिवार वाले खुश थे और ना ही प्रियंका सिंह के परिवार वाले खुश थे। दोनों में ठन जाती हो और दोनों परिवार इस बात से नाराज़ थे। लेकिन कुछ वक्त बीत जाता है और घर से प्रियंका सिंह भी और अंजू ये दोनों नाराज़गी के बाद दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली रहने लगते। जैसे ही प्रियंका सिंह ने शादी की तो उसके पिता ने, उसकी माता ने उसको अपनी संपत्ति से अपने आप से पूरी तरह से बेदखल कर दिया और जो संपत्ति थी वह सब कुछ अपने बेटे के नाम कर दी। ये बात जब इस लड़की को पता चलती है प्रियंका सिंह को तो थोड़ा अजीब लगता है, गुस्सा आता है। दिल्ली में रहते रहते जब
जब तक रहते हैं तब तक उसके पास पैसा होता है, और पैसे जैसे ख़त्म होते हैं तो उन्होंने अप्रैल 2008 में उस दिल्ली को भी छोड़ दिया और पढ़ाई भी छोड़ दी और सीधे आकर मेरठ के टीपी नगर के किराए पर रहने लगते हैं। और यह तारीख थी 10 नवंबर 2008 की रात, लगभग 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में जब पैसे ख़त्म हो जाते तब प्रियंका सिंह ने कहा कि मेरे बाप की संपत्ति है जो मेरा भी अपना कुछ अधिकार है, हक है। एक काम करते हैं, बाप के पास चलते और बाप के पास जाने के बाद वहाँ से कुछ मदद मांगते हैं, यही मदद मिल जाएगी तो ठीक है, और नहीं तो अपना हक मांगूंगी। जब ये बात थी तो आखिरकार रात के 8:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जैसे दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की जाती है, माँ एकदम से आती है और माँ देखती है अपनी बेटी को तो खुश हो जाती है, उसे अंदर बिठाती है, पानी पिलाती है, बातचीत करती है। और करने के दौरान उसने कहा कि माँ, मैं तुमसे पैसे मांगने के लिए आई हूँ। बात जब पैसे की आती है तो वह साफ साफ इनकार कर देती है कि पैसे तो तुम्हारे पिता ने देने से साफ इनकार कर दिया है, और वैसे भी हमसे तुम्हें अपनी संपत्ति से अपने आप से बिल्कुल पूरी तरह से बेदखल कर दिया है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जब इस तरह की बात थी तो बेटी को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। माँ उससे भी थोड़ा नाराज़गी से बात कर रही थी, गुस्से से बात कर रही थी, छिप कर बात कर रहे थे। इसी बीच में जब माँ बेटी में झगड़ा हो रहा था तो माँ ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहे देते, तुम नाजायज औलाद हो। जैसे ये बात उसने सुनी, इससे इतना गुस्सा आता है कि बचपन से इन शब्द को वो बार बार सुनती थी, नाजायज औलाद। जैसे कि उससे ये सुना, उसने कहा, माँ अपना मुंह बंद रखो। माँ जोर जोर से कहने लगती है कि तुम्हारे पिता सही कहते हैं कि तुम सचमुच नाजायज औलाद हो, पता नहीं कैसे मेरी कोख में तुमने जन्म ले लिया। माँ और बेटी के कहाँ सुनी होती है, और बेटी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एक कपड़ा रखा हुआ था अपनी माँ के मुंह में वो कपड़ा ठूस दे दे ताकि माँ सीखे ना, ताकि वो चिल्लाए ना। जब बात यहीं पर नहीं थमती, जब एक कपड़ा लेकर उसने अपनी माँ को गले में डाल देती है और उससे तब तक दबाती है जब तक छींकती हैं, तब तक क्या माँ के शरीर ठंडा नहीं हो जाता। इसी बीच में माँ के मुंह से वो नाक से खून बहने लगता है, उसे फिर डर लगने लगता है। वही पास में क्रीम रखी हुई थी, उसने लगा ली, शायद माँ को ज़्यादा चोट लग गई थी। जहाँ चोट लगी थी आखिरकार उस माँ क्रीम लगा रहे थे। इसी बीच में उसके पिता प्रेमवीर सिंह भी मौके पर आ जाते हैं और जिस हालत में देखते हैं उस हालत में देखने के बाद बड़े गुस्से में यहाँ से निकलते हैं। कुछ करने की स्थिति में, सीखने की स्थिति में, चिल्लाने की स्थिति में थे। तब ये दोनों लड़कियां यहाँ से, अंजू और प्रियंका, उठती है, सीधा वह दूसरे कमरे में जाते हैं। तब प्रेमवीर सिंह मारने की कोशिश की। उम्र उसकी लगभग 65 साल के आसपास थी और दोनों लड़कियां जवान थी, उनका मुकाबला कर नहीं पाए। इसी बीच में इन दोनों लड़कियों ने मिलकर एक के बाद एक धारदार हथियार से वार करना शुरू कर दिया। कुछ भारी वस्तु भी मारनी शुरू कर दी और वह तब तक मारते रहते जब तक कि प्रेमवीर सिंह मौके पर दम नहीं तोड़ देते। घर के अंदर लगभग FDR रखी थी 6 लाख की और नगद थी, बड़ी मात्रा में जेवरात रखे हुए थे। उनको वो वहाँ से समेट कर वहाँ से निकल जाते और मेरठ के टीपी नगर में रह रहे थे। हर दिन का अखबार पढ़ते ये देखने के लिए कि पुलिस की कार्रवाई आखिरकार कितनी चल रही है। लेकिन पुलिस ने टेक्नोलॉजी की मदद से आखिरकार इन दोनों लड़कियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इसी बीच में जेल में रहते रहते लगभग 756 दिन के आसपास ये जेल में रहते हैं। शुरुआती दौर में 2010 की बात है। शुरुआत में इनको प्रियंका सिंह को जमानत मिल जाती है और अंजू को जमानत नहीं मिल पाती है। तो जैसे ही जमानत इसको मिल जाती है, प्रियंका सिंह तो इतनी ज़्यादा वो उतावली हो जाती है कि परेशान हो जाती है कि बार बार अदालत के चक्कर काट रही थी, पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रही थी और जब तक जमानत नहीं दिलवा देती अपनी फ्रेंड को तब तक वह शांत नहीं बैठती। लेकिन साल 2015 में डिस्ट्रिक्ट जज इन दोनों लड़कियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं और ऐसा बताया जाता है कि आज भी ये सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन इन्होंने साथ साथ जीने का, साथ साथ रहने का, साथ साथ मरने का फैसला लिया। आज भी ये बताया जाता है कि एक ही जेल के अंदर रहती हैं और एक ही बैरक के अंदर रहती हैं और एक ही साथ सोती है और आस पास के जो कैदी होते हैं अब उनके अंदर भी एक आदत सी पड़ चुकी है कि जब इनकी ऐसी ही आदत है तो इसमें क्या कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं था, किसी का दिल दुखाना भी नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको ध्यान देना था। उस दौर से ये लेस्बियन का नाम बहुत कम लोग जानते थे, लेस्बियन का कम लोग जानते थे।
कोई लड़का लड़की आपस में प्यार कर सकता है, कोई लड़की लड़की आपस में प्यार कर सकती हैं। इस तरह की कहानी जब आई तो सोशल मीडिया का वो दौर नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया का और न्यूज़ चैनल का दौर था। उस वक्त ये खबर बहुत ज़्यादा प्रकाशित हुई, बहुत ज़्यादा टीवी पे चली थी, लोग के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई थी। बहुत सारे लोगों की इस कहानी को जानते थे। इस कहानी का कोई हिस्सा मुझे छूट गया तो कमेंट में